तो बच्चों, जो चैप्टर था ये मेजर चैलेंजेस बिफोर डेमोक्रेसी, इसके थर्ड वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इसके थर्ड पार्ट में हम जानेंगे हर चीज़ समरी वे में, हर चीज़ कंक्लूडिंग वे में। ठीक है, वैसे तो कायदे से मुझे ये चीज़ नहीं पढ़ानी चाहिए आपको, क्योंकि जब मैंने आपका इसका मेन पढ़ा दिया है तो फिर कंक्लूजन देने का क्या मतलब। ठीक है, लेकिन तब भी आइए देखते हैं इसकी लैंग्वेज। तो इम्पेडिमेंट्स का मतलब होता है हर्डल्स, हर्डल्स का मतलब होता है रुकावटें। तो रुकावट, स्पीड ब्रेक्स का क्या वो है कारण, फेलियर ऑफ अवर डेमोक्रेसी का, और हम कैसे अपनी डेमोक्रेसी को एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी बना सकते हैं, हम इस पर अब देखेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ हैज बीन कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट अमंग द अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके बारे में हम बहुत जल्दी पढ़ने वाले हैं। दिस सिस्टम इज फंक्शनिंग विद द cooperation with a different political party. With the passage of time, some defect has been crept in, with pose a threat to the present democratic system. The challenges before the democracy is facing are hurdle in the way of the success of democracy. तो ये बोलते हैं कि दुनिया के तमाम गवर्नमेंट के मध्य जो डेमोक्रेसी है, मतलब राजतंत्र, जो गणतंत्र है, जो लोकतंत्र है, वो सबसे बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन उस मतलब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के सामने अब कुछ बुराइयां भी हैं, कुछ हानिकारक प्रभाव भी हैं जो अपना असर ले लिए हैं और रुकावट बने हुए हैं एक सफल डेमोक्रेसी के समक्ष। आइए उन डेमोक्रेसी के समक्ष बने हुए रुकावटों के बारे में हम और बेहतरीन तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो पहला जो हर्डल था वो था पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो देश में बढ़ती हुई गरीबी या बेरोजगारी का सबसे पहला जो कारण था वो था बढ़ती हुई जनसंख्या और लोगों में अनएडुकेशन। ठीक है, तो आज भारत देश में करोड़ों एडुकेटेड और अनएडुकेटेड लोग विद्यमान हैं और जो नो पेरिनियल सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट से ग्रसित हैं। मतलब उनके पास रोजगार तो हो सकता है लेकिन एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है, फिर उसके बाद उनको जॉबलेस बने हुए बैठे रहना पड़ता है। देश की 26% जनता, शर्म की बात है, देश की 26% जनता, यू नो समथिंग, 3/4 लोग काम कर रहे हैं, बाकी 1/4 लोग अभी भी जॉबलेस बैठे हुए हैं या फिर पॉवर्टी लाइन के नीचे का जीवन निवास कर रहे हैं। यू नो, पॉवर्टी लाइन, हमारे भारत देश की गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप 400 रुपए या 300 रुपए से कम रुपए कमाते हैं मंथली तो आप गरीब हैं। भला बताइए कि उनको बताइए कि 300 नहीं नहीं, वार्षिक है सर जी, ये वार्षिक है। ठीक है, तो आप गरीब हैं। कितनी बड़ी शर्म की बात है ये। ठीक है, दिस सेक्शन ऑफ द पीपल हैव बीन प्रॉब्लम ऑन देयर ओन, क्योंकि उनको कई सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि गरीबी से आप एक बेहतरीन जीवन का निवास नहीं कर सकते। आपके समक्ष कई सारे ऐसे ऑप्शंस आएंगे जो आपको क्रिमिनल बना देंगे। ठीक है, तो गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या अपने आप में एक समस्या नहीं है, बल्कि ये कोई और समस्या को जन्म देने वाले रूट्स हैं। अगली जो समस्या है जो एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के समक्ष है वो है जातिवाद। लोगों में रिलीजियस भावनाएं, धर्मगत डिफरेंसेस, भाषागत डिफरेंसेस कि मैं मराठा तू गुजराती। ठीक है, इस तरह की भावनाएं। अगर कोई भी अपना नॉर्थ इंडियन का पर्सन साउथ इंडियन पहुंच जाता है तो वो लोग उल्लू बनाते हैं। वो अपनी लैंग्वेज में मतलब बात करेंगे, अपन उनसे कुछ इंग्लिश में बात करो, बोले नो इंग्लिश, नो इंग्लिश, मलयालम, तेलुगु आनो। ठीक है, तो ये चीज़ जो होती है ये उनके लिए समस्या का कारण बनती है। तो हमारी कंट्री में जहाँ ढेरों कास्ट के लोग रहते हैं, ढेरों भाषाएं बोलने वाले, धर्म पंथों को मानने वाले लोग रहते हैं, कैसे वो लोग यूनाइट होंगे अगर ये समस्या समस्या बन के उनके सामने रहेगी अपेक्षा उनकी क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। जैसे कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी पे हम बात करते हैं कि इतना विविधता होते हुए भी हम सब एक हैं, है ना। तो पीपल हु बिलीव इन डेमोक्रेटिक सिस्टम, उनके अंदर जो कास्ट फीलिंग जो धीरे धीरे आती है, ये कास्ट फीलिंग उनके सेल्फिश एंड से उनको मिलाने के लिए और साथ में कुछ ऐसे मतलब पॉलिटिशियंस होते हैं, शर्म आनी चाहिए उनको अपने आप को पॉलिटिशियन कहते हुए, जो वोट बैंक के लिए इस तरह की राजनीति का सहारा लेते हैं। ठीक है, हो गई गलती हमारे मतलब पुरखों से। ठीक है, कि उन्होंने छुआछात जैसी बातें कि अगर तुम्हारी छाए भी लगी तो उनको मतलब काट देंगे, मार देंगे।
ठीक है? तो ऐसी जो मतलब अत्याचार होते थे, उन अत्याचारों पे जो मतलब शूद्रास ने जो अत्याचार झेले हैं, जो बाकी के 3 वर्गों ने उन पे जो अत्याचार करे हैं, अब बहुत हुआ, ठीक है? अब जो ऐसी बातें करें भैया तो उनको तो पकड़ के बिल्कुल जेल में डालो, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहे हैं और आप आगे जानेंगे कि हमारे देश की जो जुडिशरी है ना? जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है और जो नेशनल लेवल पे है, वो फंडामेंटल राइट्स की रक्षक है, वो संविधान की रक्षक है। यहाँ पे सिर्फ शिक्षित होने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आपने आपको नहीं पता बेटा, ये कभी अगर किसी बच्चा जो अजाक्स का है, अनुसूचित जाति कास्ट वर्ग का है, उनको चाहिए कि वो अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट से सहायता मांगे। गवर्नमेंट हेल्प करती है, ठीक है? जब कुछ पनिशेबल क्राइम जब समथिंग पनिश्ड होंगे, जब जाके उनको अकल आएगी, ठीक है? इसके लिए अलग से कोर्ट हैं, अलग से पुलिस स्टेशंस भी हैं। अगर आप रात के 12 बजे भी वहाँ जाएँगे ना, बहुत सारे अधिकार हैं, ठीक है? जो दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी समस्याएँ हैं, ब्रिटिशर्स ने भी हमारी सोच को बदला है, ठीक है? हमारे अंदर जानबूझकर ऐसी सोच डाली कि हम अंतर्भेद पर फ़ोकस करें। ये तेलंगाना स्टेट, बुंदेलखंड स्टेट, ये ब्रज प्रदेश, तो ये सब भाषा के आधार पे आप अकेला बाँट रहे हो, धर्म के आधार पर आप बाँट रहे हो, तो इस तरह का बँटवारा आम जनता क्यों प्रभावित हो? इसके लिए चाहिए कि आप एजुकेटेड बनें। कल के दिन आपने बच्चों को एडुकेट बनाएँ, तब जाके लोगों की आइडियोलॉजी में परिवर्तन आएगा और हमारा देश फिर से एकीकृत अखंड बनेगा, इंटीग्रेटेड होगा, ठीक है? तो डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज होते हुए भी हमें डेमोक्रेसी में इस चीज़ को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। क्यों आज तक हिंदी जो है वो एक नेशनल लैंग्वेज नहीं बन पाई है? हालाँकि 14 सितंबर 1949 आई गेस उस दिन यह प्रस्ताव रखा गया था कि भारत देश की जो राष्ट्रभाषा होनी चाहिए वो हिंदी होनी चाहिए। लोग बोलते हैं राष्ट्रभाषा हिंदी, नहीं, ठीक है? तो इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। शायद 11 मार्च को मतलब विश्व हिंदी दिवस होता है। आई डू नॉट नो दिस डेट, ओके? आप लोग गूगल करना, ठीक है? गूगल चला देते हो? चलो, तो आगे हम बात करते हैं इलिटरेसी किस तरह से एक इम्पेडिमेंट, एक हर्डल बनी हुई है। ऑब्वियसली जो इलिटरेट पीपल होते हैं, उनको किसी भी तरह गुमराह करना, उनको उनकी राह से भटकाना बड़ा आसान है। बिहार जैसे ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ का लिटरेसी रेट बहुत कम है, ठीक है? सन 2011 की जनगणना के अनुसार 73% भारत की जनता लिटरेट है, यानी कि 27% जनता अभी भी इलिटरेट है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि भारत देश में लिटरेसी का मतलब बन के हो गया है, रह गया है, तुमको तुम्हारे साइन करने आने चाहिए। तुम अगर अंगूठा छाप नहीं हो तो तुम लिटरेट हो। अब भला बताओ, जो हम और आप इतने मतलब 10th की मेहनत कर रहे हैं, क्या अंगूठा छाप से सिर्फ साक्षर करने के लिए? हाँ, वो तो हमको मतलब क्लास 1 से आता है, ठीक है ना? आज पढ़ाई छोड़ दो, अगर वो साक्षरता है तो, ठीक है? तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। देश को चाहिए कि वो उस तरफ बात करे, ठीक है? और शिक्षकों को भी चाहिए कि वो अपना धर्म जाने। दे आर नॉट हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दे आर टीचर। टा में बड़ा की मात्रा, ठीक है ना? तो उनको ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है कि वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करें, क्योंकि ये उनका धर्म है। सोशल ईविल्स, ठीक है? कई सारी सामाजिक बुराइयां हैं, आप जानते हैं। अंधविश्वास है, ये कास्ट के प्रति सुप्रीमेसी वाली फीलिंग है, छुआछात की भावना है, महिलाओं के प्रति अंतर्भेद जैसी भावना है। तो ये सब चीज़ें सोशल ईविल बन के हमारे समक्ष हैं। मीडिया का क्या रोल है? मीडिया भी कभी-कभी बहुत हार्श होके कोई एक विशेष कम्युनिटी की सिर्फ बुराई, बुराई, बुराई दिखा देती है, तो मीडिया भी अपने आप में पॉजिटिव नहीं है। तो ये भी एक चीज़ है कि जो कि हर्डल का कारण बनी हुई है, कि जब आप गोधरा कांड में सिर्फ कटा हुआ हाथ दिखाओगे तो जनता तो भड़केगी। हाथ काट दिया, पैर काट दिया, तो कम्युनिटी गई, उसने मतलब बाजू वाली कम्युनिटी को मार डाला। तो मीडिया को चाहिए कि वो अपनी बात को समझे, अपने रोल को समझे। वो उसके हाथ में कैमरा आ जाने से गुमराह करने की ताकत नहीं आ जाती।
तो ये चीज़ मीडिया को भी समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ये मेजर्स टू रिमूव बॉटलनेक्स इन द वे ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये डेमोक्रेसी की जो मतलब नैरोनेस है, मतलब बॉटलनेक मतलब नैरोनेस जो है, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं या फिर उसके क्या उपाय हैं? भारत देश के प्रेम्बल में भी इस तरह बात हुई है। हम अगर अपने मतलब प्रीएम्बल को मतलब पढ़ें, इसको हम प्रेम्बल प्रेम्बल करते हैं, इट्स प्रीएम्बल, ठीक है? तो प्रीएम्बल को मतलब पढ़ें, देश की प्रस्तावना जो है संविधान की, उसको पढ़ें, ये यहाँ पर है, चैप्टर नंबर 12, ये प्रीएम्बल, है ना? We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, faith, belief, worship, equality of status and opportunity to promote amongst the fraternity। तो कभी मैं इसको पूरा समझाऊंगा, एक्चुअली अगले चैप्टर में समझाऊंगा, आप देखेंगे कि ये चीज़ उनको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो इस प्रिएम्बल को पढ़ते हुए, जानते हुए, इस पर हर किसी को अमल करना ज़रूरी है। देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना के दे दिया, तो बुद्धुओं ने नहीं बनाया था। बड़े अक्लमंद लोग थे वो जिन्होंने मतलब बनाया था। आज ज़रूरत है उन चीज़ को जानने की और उस पर पूरा अमल करने की। तो इस तरह से ये आपकी समरी जो है ना, वो यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है? अब 12th चैप्टर में फिर से मुलाकात होगी। ये छोटा-सा वीडियो है, इसको ज़रूर देख लेना, मतलब 12-13 मिनट का होगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे आपका 12 चैप्टर, हमारे देश का प्यारा सा संविधान, ठीक है? और उसमें उसको बनाने वाले कौन लोग थे और उसको लागू करने वाले कौन लोग थे। तब तक के लिए बाय बाय।